नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लास सेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो जीपीबी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग है इसका पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। कल हमारी इसका एग्जाम है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एस्पिरेटर क्या होता है। इसके बारे में जो 2022-23 का हम पहले पेपर सॉल्यूशन करेंगे, इसके बारे में बताना कि एस्पिरेटर क्या है हमारा। तो देखते हैं इसके बारे में कि एस्पिरेटर क्या होता है। एस्पिरेटर के बारे में लिखा है कि एस्पिरेटर मेडिकल एस्पिरेटर होता है एक, जिसका सेक्शन मशीन है जिसका उपयोग रोगी के बलगम, रक्त और अन्य शारीरिक जो तरल पदार्थ होते हैं उनके निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऊतकों का उपयोग सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान किया जा सकता है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग थिएटर आमतौर पर वैक्यूम ट्यूबों की एक केंद्रीय प्रणाली में सुसज्जित होता है। मतलब ये एक मेडिकल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, जिसका उपयोग हम जो रोगियों के जो बलगम वगैरह होते हैं, रक्त वगैरह होता है, अवशिष्ट पदार्थ वगैरह होता है, उनको बाहर निकालने के अंदर इसका जो प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा एस्पिरेटर होता है। इसके बारे में देख लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सत्यचिन बीज क्या होता है, या ट्रूथफुल जो हमारे सीड्स होते हैं उसके बारे में बताना कि ये बीज किसानों द्वारा उगाए जाते हैं। कि ये बीज किसके द्वारा उगाए जाते हैं? किसानों द्वारा उगाए जाते हैं, तथा किसी प्रमाणीकरण समस्या को देखकर बिना होने के कारण इस जो बीज को प्रमाणीकरण समस्याओं का प्रमाण नहीं हो पाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू सीड बोलते हैं। इस पर जो टैग होता है वो हमारा ओपल ग्रीन कलर का होता है, अर्थात हरे कलर का इस पर हमारा टैग लगा होता है। आगे बात करूँ इसकी जो साइज है, इसकी जो बीज की साइज है वो हमारे 15x10 कितनी 15x10 सेंटीमीटर होती है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। क्या होता है हमारा सत्य बीज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आगे चलते हैं। आता है कि जेनेटिक्स प्योरिटी, अनुवांशिक शुद्धता। जेनेटिक्स प्योरिटी क्या होती है उसके बारे में अनुवांशिक शुद्धता। अनुवांशिक शुद्धता क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है कि अनुवांशिक शुद्धता क्या है कि एक किस्म के पौधे वे बीज जितने प्रतिशत लक्षणों में आदर्श पौधे या बीज के समान समानता प्रदर्शित करते हैं उन्हें जेनेटिक्स प्योरिटी कहते हैं। कि एक किस्म के जो पौधे होते हैं वो बीज जितने प्रतिशत लक्षणों से आदर्श पौधे के समान दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स प्योरिटी बोलते हैं। अगला आता है हमारा प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण या इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं आइसोलेशन। क्या होता है कि बीज उत्पादन के दौरान फसल की विभिन्न अवस्थाओं में अनेक कारक बीज की गुणवत्ता अर्थात प्रभावित करते हैं, जिनके कारकों के द्वारा प्रभावित या प्रमाणीकरण से नियंत्रण कर सकते हैं। इसे बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रमाणीकरण कहलाता है। कि जो बीज को है आपस में वो किसी प्रकार के रोग या अन्य किस्म के बीज नहीं आते, उनको जो एक निश्चित दूरी पर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रमाणीकरण। जो दूरी बोलते हैं प्रमाणीकरण बोलते हैं। अगला चलते हैं। अगला आता है कि सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। क्या होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, इसके बारे में देखते हैं कि बीज गुणन अनुपात बीज के निवेश बनाम उपज के बीज का एक अनुपात होता है। कि बीज गुणन के और बीज निवेश के, किसके? बीज गुणन के। ध्यान रखना कि बीज गुणन और बीज निवेश, इन दोनों के बीच का क्या होता है? हमारा अनुपात होता है। और इस अनुपात को किसके नाम से जानते हैं? तो इसको सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो के नाम से जानते हैं। अगला आता है कि इसे उदाहरण दे रखा है कि उदाहरण के लिए प्रत्येक बीज के लिए 3 दाने काटे जाते हैं, तो परिणाम गुणन अनुपात 1:3 होगा। कि फसल के बीज है, बीज गुणन कितना है? तो 1 है, और निवेश कितना है? तो 3 है। तो इसलिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा? हमारा 1:3 इसका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018-19 के अंदर कौन कौन से हमारे राइट शॉर्ट कमेंट्स वाले क्वेश्चन आए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि बीज प्रौद्योगिकी।
बीज प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या है, इसके बारे में बताना। सीड टेक्नोलॉजी क्या है, क्या है हमारी सीड सीड टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको बताना। सीड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन्नत व उत्तम, यहाँ पर एक वर्ड आएगा उत्तम, के उत्तम व उन्नत व उच्च गुणवत्ता संपन्न बीजों को उत्पादन, उनके संसाधन, उनका भंडारण, उनके परीक्षण व वितरण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसको हम किसके नाम से जानते हैं, हमारे बीज प्रौद्योगिकी सीड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला आता है हमारा जीएम क्रॉप्स, ये इसका हमें पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ऐसी फसलें जो एक जीव को समायोजित करके इसमें विशेष जीनोम को रूपांतरित किया जाता है, जिसे हम जीएम अर्थात जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर आपके यहाँ पर बिट्टी कॉटन आपको दे रहा है और सुनहरा धान आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि ऐसी फसलें जिनके अंदर किसी रोग के लिए विशेष जीन को उसके अंदर डाला जाता है, रूपांतरित किया जाता है, उसको हम जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। अगला है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी। प्रस्तुत नमूना सुमिटेटेड सैंपल क्या होता है, कि हमें जो किसी परीक्षण के लिए किसी के लिए जो बीज का जो फिक्स भार है उसके अंदर जो नमूना लिए जाते हैं, उसका जो सैंपल लिया जाता है उसको हम प्रस्तुत नमूना बोलते हैं। अगला आता है हमारा आइसोलेशन या पृथक्करण। आइसोलेशन या पृथक्करण ये वापस परिभाषा रिपीट हो गई है। देखते हैं आइसोलेशन या शुद्धता क्या होती है, कि आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए, किसके आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए हमें अलग अलग किस्मों के सीड फील्ड के माध्यम से एक निश्चित दूरी रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। क्या ध्यान रखना कि आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने, किसको बनाए रखने के लिए, आनुवांशिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी को बनाए रखने के लिए, जो बनाए रखने के लिए जो हम अलग अलग किस्मों के बीज लेते हैं, उनको जब बोते हैं तो उनके मध्य एक निश्चित दूरी रखते हैं। क्या रखते हैं, हम एक मध्य निश्चित दूरी रखते हैं और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, आइसोलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बीज शुद्धता क्या होती है। अगले चलते हैं। अगला हमारा है जो अंतर वाला जो क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आता है कि जीवन क्षमता के बारे में बताना, और एक हमारे इधर बीज ओज, इनके बारे में आपको अंतर आया था 2022-23 वाले पेपर के अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या इन दोनों के बीच में अंतर है। तो बीज की जीवन क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं, एक साइड उसका फॉर्मूला लिख सकते हो आप, और उधर हमारे जो बीज ओज का लिख सकते हो कि बीज ओज किसके बराबर होती है, तो परसेंटेज G/L बराबर होती है ना। अगले मैं बात करूँ कि इसमें बीज देश में कितने प्रतिशत बीज जीवन सक्षम है, यह पता चलता है कि इसमें बीज दर में से कितने बीज सक्षम है, इसके बारे में पता चलता है। और इसमें जो अंकुरित बीजों का पता चलता है, तो वो अंकुरित बीजों का पता चलता है, वो तो हमारी बीज ओज हो जाएगी। और जो बीज क्षमता होती है इसके अंदर कितने बीज जीवित है, उसके बारे में हमें पता चलता है। आगे बात करें, इसमें परीक्षण हेतु 2,2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रसायन है, आपको हो सकता है ये एग्जाम्पल आपको जो न्यू टाइप के अंदर देखने को मिल जाए, तो ये ध्यान रखना। और इसमें जो 3 चरण का प्रयोग ये पूर्ण होता है, इसमें टेट्राजोलियम है जो टेस्ट प्रयोग किया जाता है, टेट्राजोलियम है जो टेस्ट किया जाता है, इसका ध्यान रखना। और इसमें आपके SY सीड टेस्ट है जो किया जाता है। तो ये दोनों के बीच में आप अंतर देख लेना। आगे चलते हैं। अगला आता है कि केंद्र के प्रमाणित बीज के मध्य अंतर बताना। केंद्र के बीज के मध्य और प्रमाणित बीज के मध्य क्या बताना, आपको अंतर बताना। केंद्र बीज को हम न्यूक्लियस बोर्ड सीड बोलते हैं, न्यूक्लियस सीड। और जो हमारा प्रमाणित बीज होता है उसको बोलते हैं सर्टिफाइड बीज। क्या बोलते हैं, सर्टिफाइड सीड बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में अंतर पूछा, अंतर क्या है। पहला अंतर है कि इसमें टैग का अंतर देखते हैं कि जो हमारे केंद्रक बीज होता है इसमें किसी प्रकार का कोई टैग नहीं होता, जबकि इसमें किस रंग का होता है, नीला रंग का हमारा टैग होता है। इसमें हम टैग की साइज की बात करें, इसमें जाहिर सी बात है टैग ही नहीं होगा तो टैग साइज भी नहीं होगी। और इसमें बात करें जिसकी जो टैग साइज है वो हमारे 15x75 है। कितनी होती है, 15x75 होती है। आगे बात करते हैं, इसमें
किसानों को उपलब्ध नहीं होते। जो हमारे केंद्र बीज होते हैं वो किसानों को क्या नहीं होते, उपलब्ध नहीं होते। यह जो संस्थाएं होती हैं हमारे नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उन्हीं के पास अवेलेबल रहते हैं, और ये है जो किसानों को क्या रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। आगे बात करें, यह केंद्र के द्वारा या बड़ी एजेंसियों द्वारा ये क्या होते हैं, विकसित होते हैं, तो ध्यान रखना है। और ये हमारे जो प्रमाणीकरण संस्थाएं होते हैं उनके पास में होते हैं। अनुवांशिक शुद्धता इनकी अधिक होती है। इसके केंद्र बीज की जो अनुवांशिक शुद्धता है वो लगभग हमारे 100% होती है। कितनी होती है, 100% इसकी जो जेनेटिक्स प्योरिटी होती है। मैं ये बात करूँ कि इसके जो अनुवांशिक शुद्धता है जो कम होती है, लगभग 99 के समथिंग होती है। आगे इसके अंदर की बात करते हैं कि ये केंद्रक बीज होता है जो सर्वप्रथम तैयार होता है, वो केंद्रक बीज होता है, और ये आधार बीज उत्पन्न होता है। ये किससे बीज होता है, आधार बीज होता है। और आधार बीज को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं फाउंडेशन सीड। क्या बोलते हैं, हमारे फाउंडेशन सीड बोलते हैं। और जो फाउंडेशन सीड होता है इस पर किस रंग का टैग लगा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर लगा होता है हमारा सफेद रंग का टैग। किस रंग का लगा होता है, सफेद रंग का टैग लगा होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि सफेद रंग का टैग किस पर होता है, आधार बीज पर होता है। ये आधार नहीं है, ये आधार है। क्या हमारा आधार है। मैं बात करूँगी इसको स्टॉक करते रखते हैं। इसको क्या रखते हैं, स्टॉक करते हैं। जबकि इसको स्टॉक नहीं रखते हैं, किसान अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको स्टोर रखता है, बाकी इसको बेच देते हैं। अगला आता है कि ये बीज जो हमारे महंगे होते हैं। कैसे होते हैं, महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध भी नहीं होते। और आगे आता है कि सस्ते होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, किसानों के पास उपलब्ध रहते हैं। आगे हम अंतर की बात करते हैं। तो आगे इसमें अंतर है कि ये केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणीकरण संस्थाओं के पास होता है, ये राज्य सरकार द्वारा जो प्रमाणीकरण संस्था होते हैं उनके पास वगैरह होता है। ये भौतिक शुद्धता इसके लगभग 100% होती है, और इसके कितने होती है, हमारे 98% होती है। आगे चलते हैं। 2018-19 साल पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, प्रमाणीकृत सत्य चिन्ह बीज क्या होते हैं, ट्रू सीड क्या होते हैं, उसके बारे में अंतर बताना आपको। तो इसके अंदर जो हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो टैग होता है वो हमारे कैसे होता है, नीला रंग का होता है। और इसका जो टैग होता है वो हमारे ओपल ग्रीन, या मैं बोलूँ कि हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, हमारे हरे रंग का टैग होता है। इसके जो टैग साइज होता है 15x75 होते हैं। इसके 15x75, ध्यान रखना, 15x7.5 सेंटीमीटर। और इसके जो टैग साइज होते हैं वो होते हैं हमारे 15x10 सेंटीमीटर। कितने होते हैं, 15x10 सेंटीमीटर इसकी टैग साइज होती है। ये किसानों को दिए जाते हैं, ये किसानों को नहीं दिए जाते हैं। ये प्रमाणीकरण संस्था के पास होते हैं, ये किसानों के साथ उगाए जा सकते हैं। आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता इसकी अधिक होती है, इसकी कम होती है। और ये प्रमाणीकरण संस्थाओं का प्रमाण पत्र होता है, ये प्रमाण पत्र नहीं होता। और क्या है कि उत्पादन आधार बेस होता है। उत्पादन है जो किससे भी होता है, इसका आधार बेस होता है, अभी हमने पढ़ा था। और इसका किसी से उत्पादन नहीं होता। और ये उत्पादन और ये उत्तम बीज होते हैं, ये थोड़े कम उत्पन्न होते हैं, इनकी जो गुणवत्ता कम होती है, इनकी फिजिकल हम बोलते हैं प्योरिटी कम होती है, इनकी जेनेटिक प्योरिटी वो भी कम होती है। तो ये भी दो अंतर आप इसके अंदर लिख सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 के बारे में चर्चा करते हैं कि बीज गुणवत्ता लक्षणों की व्याख्या कीजिए। कि बीज के जो गुणवत्ता उनके क्या कौन से गुण होते हैं उनकी व्याख्या करना है, और इनके महत्व को भी क्या आपको बताना है। तो पहला आता है कि सीड क्वालिटी, बीज गुणवत्ता क्या होती है, इसके बारे में बता रखा है कि उत्तम किस्म के बीज को अंकुरण क्षमता, बीज ओज, बीज स्वास्थ्य, नमी, भौतिक शुद्धता व आनुवंशिक शुद्धता को सम्मिलित किया गया है, और इसे हम क्या बोलते हैं, सीड क्वालिटी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो इसको दो भागों के अंदर बांटा हुआ है, दो भागों के अंदर बांटा हुआ। पहला आता है कि उत्तम बीज के लक्षण, इम्प्रूव्ड सीड, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला आता है कि वे बीज जो स्थानीय किस्मों से क्या होते हैं, हमारे बेहतर होते हैं। वे बीज उस किससे बेहतर होते हैं, स्थानीय किस्मों से क्या होते हैं, हमारे बेहतर होते हैं। और इसके लक्षण क्या होता है कि इसमें अधिक उपज, हाई वैल्यू देते हैं, अच्छी उपज होती है, इनकी गुणवत्ता अधिक होती है, कृषि कार्य में सुविधा करते हैं, संवेदनशीलता होती है, इसमें रोग एवं कीटों के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अधिक अनुकूलन होता है, सही या समकाल परिपक्व होते हैं, यानी जो सारी फसल है वो एक साथ में जो निश्चित समय पर क्या हो जाती है, पक जाती है। और विपरीत दिशा के अनुसार प्रतिरोधी होते हैं। कैसे होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। तो ये इसके प्रमुख है जो उत्तम बीज के लक्षण, इनमें तो आप थोड़ी एक या दो लाइन भर देना, जो आपके जो काफी क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं।
इनके लक्षण और इधर दे रखे हैं कि अधिक भौतिक शुद्धता, उचित नमी, अनुवांशिक शुद्धता, समरूपता, अच्छी बीज स्वास्थ्य होना चाहिए और अधिक क्या होती है, जैविकता होती है। तो ये इसका है। इंपॉर्टेंस क्या है, इनके महत्व के बारे में बता रखा है। तो इनके कौन कौन से महत्व उसके बारे में देखते हैं कि किसान का बीज किसी एक के बाद एक रुचि बढ़ाता है और किसी एक की बीज की ब्रांड की ख्याति से बनता है, बीज की उच्च गुणवत्ता की गारंटी देता है और आर्थिक क्या होती है, हानि को होता है। तो इसके हो गए महत्व। आगे बात करते हैं संकर मक्का। संकर मक्का है जो उसको हाइब्रिड जो हमारे मेज होती है उसका व्यावसायिक रूप से हम बीज उत्पादन कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें आपका बोटनिकल नेम, क्रोमोजोम नंबर, फैमिली है, क्रोमोजोम नंबर, फैमिली हो गए, ओरिजिन हो गया, बोटनिकल, ये सारी नॉर्मल जानकारी आप बता देना 4 लाइनों के अंदर। आगे आता है कि सीड प्रोडक्शन फॉर हाइब्रिड मेज, के हम जो हमारा संकर मक्का होता है उसका कैसे प्रोडक्शन करते हैं। तो पहला आता है कि सीड सोर्स यानी बीज स्रोत, कि हमारा बीज स्रोत कैसा होना चाहिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें पहले हेडिंग हमारी बीज सोर्स, बीज स्रोत होते हैं। और ध्यान रखना बीज सोर्स हमेशा प्रमाणीकरण संस्थाओं से ये हमें खरीदना चाहिए जिन पर हम विश्वास करते हैं। तो इसके अंदर ये भी बात लिखी है कि बीज उत्पादन हेतु किसी मान्य प्राप्त संस्था है, मान्य प्राप्त या प्रमाणीकरण जो संस्थाएं होती है वहाँ से हमें बीज खरीदना चाहिए। थैली पर टैग लगा होना चाहिए, जो टैग लगा होता है, और उसको टैग को भी जांच करनी चाहिए कि जो टैग है वो हमारा सही है नहीं है। मैं बात करूँ टैग की जांच क्यों होती है, तो टैग से हमें उसके अंकुरण प्रतिशत, उसका अंकुरण प्रतिशत का पता चल जाता है, उसके भौतिक शुद्धता या उसका भौतिक शुद्धता के प्रतिशत, फिजिकल प्योरिटी उसके अंदर कितनी है उसका पता चल जाता है, उसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी है उसका पता चल जाता है, और उसके अंदर नमी प्रतिशत क्या है उसका भी क्या चलता है, पता चलता है। तो ये टैग के माध्यम से हमें 4 चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो इसलिए हमें जो उसके टैग के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। आगे चलते हैं फील्ड सेक्शन, खेत का चयन, कि खेत का चयन कैसा करना चाहिए। तो स्थिति आवश्यकता का अनुरूप होनी चाहिए। खेत में पिछले वर्ष वही फसल नहीं बोनी, यानी जो मक्का के लिए कर रहा है तो मक्का की फसल नहीं बोनी चाहिए। खेत में खरपतवारों से मुक्त होना चाहिए और उर्वरकता भी क्या रहनी, अनुरूप होनी चाहिए। आगे बात करें, आगे आता हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी परागण और कटाई के समय भौतिक मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो ये तो उसके अंदर परागण का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए और कटाई के समय क्या नहीं होनी चाहिए, भौतिक मिश्रण नहीं होना चाहिए। भौतिक का मिश्रण का मतलब जब हम कटाई करते हैं तो या जब उसको बोते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक ही सीड ड्रिल से जो बहुत सारी किस्मों के बीज बोते हैं जिससे जो उनकी भौतिक शुद्धता में जो भौतिक शुद्धता उनकी खराब होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। या हम जब उनके कंबाइन या थ्रेशरिंग करते हैं तो उस समय जो उनमें भौतिक शुद्धता या अन्य किस्मों के बीज आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उस समय हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बारे में ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला आता है रोग संक्रामक। तो उसमें कोई रोग नहीं लगे उससे बचाना चाहिए। रोग संक्रामक की बात करते हैं। रोग संक्रामक के इन 3 कारकों से बचने के लिए फील्ड के मध्य आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब पृथक्करण दूरी रखनी चाहिए। उसके बाद आता है खेत प्रक्रिया। खेत प्रक्रिया होगी हमारी फील्ड प्रोसेसन। खेत को नम करके उसकी जुताई समतल कर लेनी चाहिए, खेत को नम करके उसको समतल कर लेना चाहिए। यदि सोविंग की बात करें तो मक्का की जो सोविंग टाइम है वो हमारे जून जुलाई है। कौन सा महीना आता है, जून जुलाई इसका सोविंग टाइम होता है। सीड रेट है उसके बाद 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर, कितने 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर इसकी जो हमारी क्या होनी चाहिए, बीज होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा फर्टिलाइजर। क्या आता है, फर्टिलाइजर के बारे में देखते हैं। फर्टिलाइजर कौन कौन से होने चाहिए। तो फर्टिलाइजर के अंदर आता है, ये तो आता है हमारा एनपीके कितनी मात्रा होनी चाहिए, किसकी क्या मात्रा होनी चाहिए उसके बारे में बता रखा है कि एनपीके की क्या मात्रा होनी चाहिए। तो इसके अंदर बता रखा है कि एनपीके हमारा 20, 15, 65 और 40 की जो अनुपात के अंदर ये हमारा होना चाहिए। आगे बात करें तो इसके अंदर
और कौन कौन से पोषक तत्व देने चाहिए, तो इसके अंदर बता रहा गया है कि आपको ZnSO4 25 kg देने चाहिए, आधी मात्रा के अंदर पोटेशियम और पोटेशियम और सल्फर भी देनी चाहिए, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा देनी चाहिए, और सोडियम और फॉस्फोरस की पूरी मात्रा देते हैं। वही बात करें इरिगेशन 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। कौन सी होती है? 4 से 5 सिंचाई की इसको आवश्यकता होती है। वही बात करें प्लांट प्रोडक्शन कि प्लांट प्रोडक्शन क्या क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं कि इसका प्लांट प्रोडक्शन क्या होता है। आगे चलते हैं, अगला आता है इंसेक्ट कि इसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, कि इसके अंदर कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसके रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर एक रोग होता है जिसका हमारा नाम दे रखा है आपके स्टेम बोरर, थ्रिप्स और ये वगैरह हमारी इसके अंदर रोग होते हैं। इसके अंदर रोगिंग की क्रिया करते हैं। रोगिंग का मतलब होता है कि हमारी जो फसल होती है उसके अंदर जो अन्य किस्म के पौधे उनको निकालते हैं, कि किसी अन्य पौधों या खरपतवारों के पौधों को जो समय पर क्या करना है बाहर निकालना, क्या कहलाते हैं? हमारा रोगिंग कहलाती है। तो इसको रोगिंग भी करते हैं इसके अंदर। आगे बात करूं तो कटाई एवं घेराई के कटाई का उचित समय, कटाई का जो उचित समय है वो हमारे नमी अवस्था पर करनी चाहिए, यानी हल्की थोड़ी नमी होती है उस टाइम करते हैं, और कहते हैं लगभग 13% नमी होनी चाहिए। कितनी? 13% नमी होती है उस टाइम में जो इस पर सिंचाई करनी चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना कि इसकी सिंचाई कितनी अवस्था पर करते हैं? 13% नमी अवस्था पर करते हैं। आगे बात करूँ मैं तो बीज में लगभग 15% नमी अवस्था पर करते हैं, और गहराई पक्के फर्श पर या तिरपाल पर की जाती है। तो इसके बारे में जानना, इसकी पिक्चर भी करने में जो पकने के बाद भी इसको तिरपाल पर जो किया जाता है सुखाया जाता है। आगे बात करते हैं तो संख्या 6 भंडारण से पूर्व व मध्य बीज उपचारों पर चर्चा व बीज भंडारण से दीर्घायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्या भंडारण से और बीजोपचार से पूर्व कौन कौन से है जो उनको प्रभावित करते हैं, उन कारकों की व्याख्या करनी है। तो पहला हमारा आता है कि सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट आता है, और सीड ट्रीटमेंट के अंदर क्या देता है? तो सीड ट्रीटमेंट के अंदर आता है कि यह बीज हेतु कवकनाशी, कीटनाशी और समायोजन के लिए क्या होता है? अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करता है। प्री स्टोरेज सीड ट्रीटमेंट, तो इसके बारे में देख लेना। आगे बात करते हैं तो बीजों की बीज कीटाणु शोधन। बीज कीटाणु शोधन क्या होता है? तो ये कवक के बीजाणु के अनुमूलन को प्रदर्शित करता है। किसके लिए? तो कवक के जो हमारे होते हैं उनके जो बीजाणु के लिए क्या करता है? अनुमूलन को प्रदर्शित करता है। जो बीज चोल के भीतर या अधिक गहरे स्थित अर्थात ऊतकों को स्थापित होगा। तो इसके बारे में देख लेना। आगे बात करते हैं तो आगे आता है हमारा बीज कीटाणुनाशन। बीज कीटाणुनाशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि बीज कीटाणुनाशन क्या होता है। तो बीज कीटाणुनाशन के बारे में देखते हैं कि यह सतह जनित सूक्ष्म जीवों को विनाश करने को प्रदर्शित करता है, और जिन्होंने बीज को क्या किया? तो आपके संदूषित किया है। बीज संरक्षण के बारे में देखते हैं कि इनका उद्देश्य मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को बीज व अंकुरण की सुरक्षा में करना होता है। बीज दीर्घायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उनके बारे में आता है आगे बीज दीर्घायु। बीज दीर्घायु के अंदर कौन कौन से कारक आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। पहला है कि बीज को लंबे समय तक जीवित रखने की क्षमता के लिए पहला आता है इसके बीज प्रकार। बीज प्रकार के अंदर आता है कि हमें कुछ बीज लेते समय भंडारित किए जाने वाले किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर आपको अनाज और दाल देगी कि कुछ आपके बीज होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? भंडारित भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे है कि आपके बीज स्वास्थ्य सीड हेल्थ के ऐसे बीज जो संक्रमित होते समय या संक्रमित कम जीवित रहने के लिए स्वस्थ बीज या लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मतलब ऐसे बीजों चयन करना चाहिए जो कम स्वस्थ हो और लंबे समय तक चल सके। तो ऐसे बीजों को हमें क्या करना है? चयन करना चाहिए। अब आता है मॉइस्चर कंटेंट अर्थात नमी प्रतिशत क्या होना चाहिए।
तो इसके अंदर नमी प्रतिशत दे रखे आपको, इधर है कि 12 से 13% नमी, और इसको कितना लाइफ तक, यदि 12 से 13% हो तो 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो, और 10 से 12 यदि % नमी है तो आप इसको 1 ईयर के लिए, और यदि आपको 2 वर्ष है जो स्टोर करना तो आपके 10 से 11%, और 9 से 10 के लिए 4 वर्ष तक क्या करना चाहिए आपको, इसके अंदर नमी होनी चाहिए। तो ये देख लेना आप। आगे चलते हैं, आर्द्रता। आर्द्रता के बारे में चर्चा करते हैं कि आर्द्रता क्या होती है। ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, इतनी बार हमें नमी के बारे में चर्चा की थी। अब देखते हैं कि भंडारण में उपयुक्त तापमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। बहुत कम ताप में भ्रूण निष्क्रिय हो जाता है, कि यदि आपका टेम्परेचर कम हो तो हमारा क्या हो जाता है, भ्रूण निष्क्रिय हो जाता है। उपयुक्त तापमान हमारी कितना होता है, 5 से लेकर 35 डिग्री तक, कितना 5 से लेकर 35 डिग्री तक हमारा उपयुक्त टेम्परेचर रहता है। नमी की बात करें तो 40 से 50% की होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। जबकि मक्का में पर्सनली बात करें तो मक्का में होनी चाहिए 15%, कितनी होनी चाहिए हमारी, 15% होनी चाहिए। आगे चलते हैं कि आपका ऑक्सीजन प्रेशर, के वायुमंडल में 21%, कितने 21% ऑक्सीजन है, जो कि भंडारित बीज या उपस्थित भ्रूण को आसानी से सक्रिय कर देती है। कि जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं, जो बीजों को हम जब भंडारित करते हैं तो उनको पर्याप्त जो मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला चन्नों की किस्मों के लिए आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन तकनीक का वर्णन करना। इसके अंदर सेम वो 4 बात तो सेम ही लिखनी है। लगभग मक्का का किया था मैं अभी, तो सेम मक्का वाली प्रोसेस इसके अंदर है, केवल नाम थोड़े चेंज हो जाएंगे। ये 4 नियम तो आप सेम लिख दोगे। अब आधार बीज उत्पादन करना, पहले तो वही बीज स्रोत के बीज जो हमें प्रमाणित संस्था से कराना चाहिए वो सेम लिखी हुई है। उसके बाद फिर खेत चयन, खेत का चयन कैसे करना चाहिए। दूसरी रीडिंग की हमारी खेत का चयन, खेत चयन के अंदर देखते हैं तो खेत चयन के कैसे करते हैं। उस मक्का के अंदर मैंने क्या बताया था कि खेत चयन ऐसे क्षेत्र का करना चाहिए जहाँ पर पिछले वर्ष ये फसल नहीं बो रखी हो, तो ऐसे खेत का चयन करना चाहिए जो खरपतवारों से मुक्त हो, मृदा की उर्वरता के अनुसार, और रोग एवं कीटों से मुक्त होता है, ऐसे खेत का हमें क्या करना, चयन करना चाहिए। आगे चलते हैं, पृथ्वीकरण दूरी। पृथ्वीकरण दूरी के बारे में हमने काफी टाइम से डिस्कस करना। इसके अंदर भी हमने बता दिया कि पृथ्वीकरण दूरी क्या होती है। जो रोग एवं कीटों के जो अवांछित परागण होता है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो फसल के पौधे उनको निश्चित दूरी पर लगाते हैं, जिसको हम पृथ्वीकरण दूरी बोलते हैं। तो ये पृथ्वीकरण दूरी रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं खेत प्रक्रिया। खेत प्रक्रिया के अंदर क्या होती है, फील्ड ऑपरेशन के अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंदर खेत तैयारी होनी चाहिए, कि जो पर्याप्त नमी होनी चाहिए वो इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद में सोविंग, तो इसके हम बोलते हैं कि चने की जो सोविंग है हमारे अक्टूबर नवंबर में करते हैं। कौन से माह में करते हैं, अक्टूबर नवंबर माह में करते हैं। भाई मैं बात करूं आपके सोविंग, अक्टूबर नवंबर हो गया। और सीड रेट हमारी कितनी होती है, 70 से 80 किलो होती है। कितनी होती है हमारी, 70 से 80 किलो होती है नॉर्मल चना की। और हमारा जो काबुली चना होता है, कौन सा काबुली चना, उसकी होती है हमारी 80 से 100, कितनी होती है 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये ध्यान रखना है। इसके 20 दर के बारे में। फर्टिलाइजर 20, 50 और 30 के रेशियो के अंदर रहते हैं। आगे बात करते हैं इरिगेशन, तो इसके अंदर मुख्य रूप से ना तो हमारी दलहनी फसल होती है, चना एक दलहनी फसल है, इसको 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कितने, 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक फूल बनने से पूर्व, और एक सिंचाई की इसको आवश्यकता होती है हमारे फल बनने से पूर्व। इसको ये जो 2 सिंचाइयों की जो हम बात कर रहे हैं, जो दलहनी फसल होती है उनको 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना ना। आगे बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। क्या क्या होता है कि प्लांट प्रोटेक्शन के रूप में आ जाएगी, इसमें खरपतवारों और कीटों से बचाना चाहिए। तो इसके अंदर देख सकते हमारे वाइट और ब्लाइट डिजीज रोग होते हैं। और हम बात आते हैं कि पेस्ट कंट्रोल किससे करते हैं, तो आपके जो ग्राम पोर्ट बोरर होता है उसका करते हैं, और बीएचटी डिस्क के द्वारा करते हैं। अगला आता है रोगिंग से, वही प्रोसेस है, कटाई गहराई। तो बीज की जो पूर्ण परिपक्वता होती है उस टाइम इस पर काट लेना चाहिए, बीजों को क्षति न हो। अधिक नमी पर क्या होता है, तो उसमें कवक एवं कीटों का संक्रमण हो जाता है, अंकुरण क्षमता पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये तो ज़्यादा नमी के नुकसान है। आगे चलते हैं
प्रजातियों की पहचान के लिए। तो प्रजातियों की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो आपके गोट जो ग्रो आउट टेस्ट होता है उसके डीएनए परीक्षणों का वर्णन कर दो। आपके जो ग्रो आउट टेस्ट है कौन सा, आपके जो ग्रो आउट टेस्ट है उसका है जो जो डीएनए प्रक्रिया कौन सी उसके बारे में आपको है जो वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन हमारे जो 7वां क्वेश्चन होता है उसके टूम में आया था। क्या क्या दे रखे इसके अंदर बारे में तो देखते हैं कि जो आपके जो ग्रो आउट टेस्ट होता है इसमें परीक्षण नमूने या मात्र नमूने के साथ साथ खेत में उगाया जाता है। कि इसमें जो परीक्षण में किया जाता है वो साथ के साथ किसमें उगाया जाता है, खेत में उगाया जाता है। बीज अंकुरण को लेकर संपूर्ण परिपक्वता तक वृद्धि दौरान लक्षणों की तुलना की जाती है। एक समान लक्षणों में प्रतिशत मिला निकालकर आनुवंशिक सूत्र से गणना करते हैं। एक आपको टेबल दे रही है ग्रो आउट परीक्षण के नमूने की, उसके आकार के अनुसार इसकी जो इधर हम मात्रा देख रहे हैं 100, 500, 200 और 100 ग्राम। और इधर हमारे क्रॉप दे रखी जैसे मक्का, कपास, गेहूँ, धान, चुकंदर, बाजरा व जूट। तो ये इसकी है ना। साइज ऑफ वर्किंग सैंपल, सैंपल की क्या क्या साइज होती है कि जैसे जैसे अनुवांशिक सूत्रता बढ़ती है वैसे वैसे निरीक्षण के लिए ले जाने वाली पौधों की संख्या में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो इसके अंदर मैक्सिमम वर्ण और टाइप दे रखे 0.1, 0.2, 0.3 और इधर हमारे मैक्सिमम जो ग्रो आउट टेस्ट उसकी दे रखे कि हमारे 99 मैक्सिमम जेनेटिक्स प्योरिटी है ना, जीपी मतलब जेनेटिक्स प्योरिटी अनुवांशिक सूत्रता इसके अंदर कहते हैं 99.98 और 99.7 होती है। और इधर साइज ऑफ नंबर आकार क्या होता है तो इसके अंदर 4000, 2000 और 1350 इसका आकार होता है। इसके बारे में देख लेना। आगे चलते हैं। इधर और दे रखे 2 मान। इसके बाद आता है हमारे बाह्य आकारिकी लवण, बाह्य आकारिकी लक्षण। बाह्य आकारिकी लक्षण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि इसके लिए बीजों को लेब अर्थात इंस्प्रेशन किया जाता है, पदनगन आगो द्वारा देखा जाता है। इसमें आपके लेंथ वेथ आपके मैं बोलूँ थिक्स और वेट आदि का क्या किया जाता है, आदि देखा जाता है। उसके बाद में होता है प्लांट हैबिट और आपके फ्लोर हैबिट, फंडल, तो इसके अंदर ये प्रयोग आने वाले हैं बाह्य आकारिकी के अंदर। उसके बाद में डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के अंदर मेन चीज़ पूछी हुई थी कि जब हम जेनेटिक्स मॉडिफाई क्रॉप लेते हैं, जीएम का मतलब जेनेटिक्स मॉडिफाई क्रॉप लेते हैं, जैसे हम अभी बात की थी हमारे गन्ना की सॉरी उसके अंदर बीटी कॉटन की, तो उसके ना जब समायोजित किया रह जाता है तो जीन का पता ही लगाता था। उसके बाद में हमारी एक टेक्निक आती है पीसीआर। पीसीआर का वैसे शायद आपको पूरा नाम पता होगा। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका नाम होता है। तो ये भी देख लेना कि पीसीआर क्या होती है। पीसीआर बेस्ड टेस्ट, पीसीआर पर आधारित टेस्ट किया जाता है। इसमें डीएनए को एक क्षार कम बोल व खंड को गुणन द्वारा करोड़ों प्रजातियों द्वारा बनाई जाती है। इसके लिए पीसीआर मेडिसिन यूज किया जाता है, इसको हम जो थीम चेक भी कहते हैं। अगला आता है हमारा डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब क्या होता है, डीएनए का एक सिंगल स्टैंडर्ड छोटा खंड होता है जिसको हम विदेशों में अंदर हमारे जीन्स संपुटन के लिए इसका क्या होता है प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। यह इसकी विधि है। और विधि के अंदर क्या होता है कि हमारे पहले कोई टिश्यू सैंपल या उत्तक लिया जाता है और उसको जो टिश्यू होता है उसके डीएनए को पृथक्करण किया जाता है। उसके बाद उसको पीसीआर के माध्यम से, पीसीआर मतलब उसके जो टुकड़े होते हैं उसकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी की जाती है और उस संख्या के बाद में उसको असंख्यक प्रतियां मतलब बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर प्रतियां आ जाती हैं। उसके हम बाद में उसको डीएनए को क्या करते हैं प्रोब करते हैं और इससे हमें बाद में जो क्या प्राप्त हो जाता है उसके डीएनए प्राप्त हो जाता है। तो ये ध्यान रखना ना, ये इसकी विधि देख लेना। आगे चलते हैं। 2021-22 का पेपर है। 2022-23 वाला हमने सॉल्यूशन कर लिया, ये हमारा है जो 21-22 का है।
पहला आता है हमारा टेट्राजोलियम परीक्षण। टेट्राजोलियम परीक्षण क्या है, तो इस परीक्षण के बारे में बता दूं कि बीजों की जीवन क्षमता के लिए, किसके लिए, बीजों की जीवन क्षमता के लिए यह परीक्षण किया जाता है। तो टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण को जैव रासायनिक परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है तथा इस परीक्षण का उपयोग बीजों की व्यवहार्यता के परीक्षण के लिए में किया जाता है। व्यवहार्यता लिखो या इसको क्या लिखते हैं, तो इसको मैं जो जीवन क्षमता भी लिख सकते हैं। व्यवहार्यता नाम से यदि आप कंफ्यूजन तो जिसको जीवन क्षमता भी यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हो। इसमें टेट्राजोलियम परीक्षण के अंदर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा हमारा टेट्राजोलियम क्लोराइड है। आगे आता हमारा बीज जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, अर्थात बीज अंकुरण के बारे में बताना आपको कि बीज अंकुरण क्या है। कि जब किसी पौधे के बीज को अंकुरण परिस्थितियों जैसे पानी, ऑक्सीजन, उचित तापमान मिल जाता है, तब बीज से जो बीज में से प्राथमिक जड़ें निकलते हैं जिसे हम रेडिकल बोलते हैं। जो प्राथमिक जड़ें उसको क्या बोलते हैं, हम रेडिकल बोलते हैं, वो निकलने लगती है और बीज से पौधे बनने लगता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बीज अंकुरण बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि जो बीज अंकुरण प्रक्रिया इसके बारे में देख लेना कि बीज अंकुरण प्रक्रिया क्या है। आगे चलते हैं। उसके बाद आया कि कैरी ओवर बीज क्या होते हैं, कि कैरी ओवर बीज क्या होते हैं इसके बारे में बताना कि वे बीज जो बिना बीजों को कटाई के बाद दूसरे रोपण सीजन के दौरान बाजार के लिए भंडारण में कैरी ओवर कर लिया जाता है, उसे हम कैरी ओवर बीज होते हैं। तो ध्यान रखना कैरी ओवर बीज की परिभाषा। बीजों का वास्तविक मान, रियल वैल्यू क्या होती है, कि जो बीजों के वास्तविक मान की मैं बात करूँ तो बीजों का वास्तविक मान आता है कि भौतिक रूप से शुद्ध अंकुरित बीज की प्रतिशत को, भौतिक रूप से शुद्ध अंकुरित बीजों के प्रतिशत को बीजों का वास्तविक मान बोलते हैं, इसकी रियल वैल्यू बोलते हैं। और इसका जो सूत्र है वो हमारे ध्यान रखना, इसका जो सूत्र है वो हमारे इंपॉर्टेंट है। और सूत्र क्या है कि शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत। क्या है, शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत बटा 100। तो ये इसका सूत्र है। फिजिकल प्योरिटी परसेंट इंटू आपके जर्मिनेशन परसेंट अपॉन 100, तो इसका सूत्र होता है। और इसके अंदर एक नोट लगा के लिए भी लिखा हुआ है कि अच्छे व उत्तम बीज का मान कितना होना चाहिए, 75% से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, सॉरी अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना कि जो बीज प्रतिशत है वो अधिक नहीं होना चाहिए। इससे आप जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो थोड़ा सूत्र आप है जो इसका फॉर्मूला है वो आप माइंड के अंदर रखना। आगे चलते हैं। पौधे किस्म और किसान अधिकार अधिनियम 2001 की मुख्य विशेषताएं क्या है, कि जो हमारा एक अधिनियम आया था पौध किस्म और किसान अधिकार अधिनियम, और ये कब का अधिनियम है, 2001 का अधिनियम है। इसके बारे में आपको इसकी क्या क्या मुख्य विशेषता है इसके बारे में बताना है। तो इसका हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि पौधों इसका उद्देश्य था पौधों किस्म और किसान संरक्षण अधिनियम 2001 को लागू करने के लिए 4 मुख्य उद्देश्य थे। इसके 4 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला इसका उद्देश्य है हमारा कि पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, कि जो पादप प्रजनक है, कि जो पादप प्रजनक होते हैं उनके अधिकारों के और उनके संरक्षण की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए। दूसरा इसका है कि आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण सुधार के लिए रक्षा करना। तीसरा इसका था कि अनुसंधान और आपके जो विकिरण है उनके लिए निवेश को प्रोत्साहित करना। और चौथा है कि देश में बीज उद्योगों को बढ़ावा एवं गुणवत्ता युक्त क्या चाहिए आपको, बीज लेने के लिए। तो इसके 4 है, तो ये आपके उद्देश्य इनके बारे में देख लेना कि 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला तो जो पादप आपके जो प्रजनक होते हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था की होनी चाहिए। दूसरा है कि जो आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण सुधार के लिए भी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। और चौथा है कि हमारे देश में बीज उद्योगों को बढ़ावा एवं गुणवत्ता युक्त क्या चाहिए, बीज हुई है। उसके बाद में आते हैं कि विद्यार्थी संरचना।
ये क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। विद्यार्थी संरचना क्या होती है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार में विभिन्न संरचनाओं व संगठनों द्वारा कृषि महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केंद्र अर्थात केवी के, है ना, कृषि विज्ञान केंद्र मतलब केवी के से बीज गुणवत्ता युक्त देना है। तो ये जो इनकी विद्यार्थियों की संरचना है कि इनका जो दायित्व होता है कि भारत सरकार जो राज्य सरकार के तो बात करूँ संस्थान है संगठन उनको जो जैसे कि कृषि विद्यालय केवी के उनको द्वारा जो उनको उत्तम बीज है जो किसानों को दे, इसके जो श्रेष्ठ होते हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो हमारे पुसा है। कहाँ पर है? पुसा। और पुसा कहाँ पर है? तो पुसा है हमारा समस्तीपुर बिहार। पुसा समस्तीपुर बिहार के अंदर इसका मुख्यालय। इसके बाद में आता है पोष सामग्री संरक्षित के आपके मैं बात करूं कि पीपीवी व अन्य एपीआर अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की किसानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इसके हो गई है। आगे चलते हैं। पंजीकरण, पंजीकरण के बारे में चर्चा करते हैं कि पीवी पंजीकरण के बारे में है कि आपके पीपीवी एपीआर के माध्यम से बीज गुणवत्ता एवं युक्त पंजीकरण का आपके विशेष मान्यता संस्थान। के बाद में आता है संरक्षण की अवधि। संरक्षण की अवधि क्या होनी चाहिए कि पीपीआर व एपीआर प्राधिकरण को यूपी अधिनियम 1918 को स्वीकार किया गया। उसके बाद में आता है किसानों का अधिकार। संरक्षित किस्मों के बीज संग्रहण में अपने कृषि उत्पादों को बनाए रखना। उसके बाद में आता है पादप प्रजनन को के अधिकार, बहिष्करण और मुआवजा और आपके जमुयाना। तो इसके जो आपका अधिकार है। आगे चलते हैं। अगला आता है बीज आपके जो प्रौद्योगिकी होती है इसके उद्देश्य क्या है, अन्य जो इसके विज्ञान के साथ संबंध क्या है वो आपको बताना है ना। तो इसके अंदर पहले आपको सबसे पहले बीज प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखने कि बीज प्रौद्योगिकी क्या है। तो बीज प्रौद्योगिकी के बारे में बता रखा है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन्नत एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीज एवं उत्पादन, उनके संसाधन, उनके भंडारण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम किसके नाम से जाना है? बीज प्रौद्योगिकी जान से। इसके महत्व क्या है? तो इसके अंदर नई प्रजातियां, बीज उत्पादन, मूल्यांकन, संग्रहण और प्रमाणीकरण इसके क्या है उद्देश्य, यह महत्व है। आगे चलते हैं। पहला है कि अधिक उपज, कामदायी, अधिक आय होती है, विश्वसनीय, वर्तमान जानकारी, प्राप्त बीज की वंशावली और अनुवांशिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता। शारीरिक शुद्धता मतलब यहाँ पर है फिजिकल प्योरिटी। किससे? फिजिकल प्योरिटी से इसका संबंध है। आगे बात करें तो इसका अंकुरण प्रतिशत, जर्मिनेशन परसेंटेज, इसके बारे में क्या बढ़ती जानकारी चलती है। आगे आता है बीज नीति क्या है। बीज नीति क्या है इसके बारे में बताओ। नियंत्रण आदेश 1983 के बीज नियंत्रण आदेश, बीज नीति क्या है या बीज नीति नियंत्रण आदेश कब आया था? हमारे 1983 में आया था। इसके बारे में बताना है कि आपके जो सीड पॉलिसी है उसके बारे में बताना है। ये जीड नहीं है, ये हमारा सीड, क्या सीड है। सीड पॉलिसी या राष्ट्रीय बीज, राष्ट्रीय बीज एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय नीति है जिसका उद्देश्य फसल उत्पादन, किसान की उत्पादकता सहित कृषि आय और निर्यात आय बढ़ाने की आपके दृष्टि से किसान को जो उपलब्ध फसलों को अन्य किस्मों के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीजों को उपलब्ध कराना है। उसके बाद में आगे बात करूं तो आता है कि बीज नियंत्रण आदेश। बीज नियंत्रण आदेश कब गया? 1983 का हमारा आदेश है। उसके बाद आता है कि धारा 3 के द्वारा प्रदान व शक्ति मिली हुई केंद्र सरकार ने इस शक्ति का क्या किया वो हमारा प्रयोग करना है। तो 1983 के अंदर बीज अधिनियम आदेश जारी किया था। उसके बाद में आगे बात करते हैं। इस आदेश के द्वारा बुआई अवस्था अर्थात रोपण हेतु उपयुक्त बीजों की आवश्यकता वस्तुओं में सम्मिलित किया जाना है। खाद्य फसलों का फसल, सब्जियों में बीज, चारा जो फसल होते हैं उनके लिए, और जूट के बीज इसके अंदर है हमारे सम्मिलित किए हुए हैं। और मैं बात करूँ 30 दिसंबर कब की? 30 दिसंबर 1983 की। कब डेट याद रखना आप? 30 दिसंबर
30 दिसंबर 1983 को बीज नियंत्रण आदेश संपूर्ण रूप से लागू हुआ। तो ये भी कोई आपसे न्यू टाइप के अंदर पूछ लेंगे, जो आपके बीज अधिनियम नियमन है वो आपके संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 30 दिसंबर 1983 को क्या हुआ था? संपूर्ण रूप से लागू हुआ था। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए कि जो बीज अधिनियम है उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर मेन आपकी हेडिंग लिखी हुई है। जैसे पहली हेडिंग लिखी हुई है, मैं बात करूँ तो पहली आती है हमारे नियंत्रक, विक्रेता, रजिस्टर्ड ऑफिसर, लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले, लाइसेंस का अनुदान या इनकार, लाइसेंस की अतिवैधता और लाइसेंस का नवीनीकरण, रसीद, दर सूची, वितरण आदेश, निरीक्षण, लाइसेंस और अपील। तो ये हमारे इसके अंदर जो कुछ बिंदु दे रखे जिनका जो ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें या मैं बोलूँ जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्या इसका नाम है हमारा? जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप्स नाम इसका। तो क्या इनके बारे में देखते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि वह फसलों किस्मों का अपक्षय का मतलब क्या करें। कि फसल किस्मों का अपक्षय का मतलब क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन संख्या 7 के अंदर आया था। तो कौन कौन से इसका मतलब होता है। पहला आता है कि फसल किस्मों का अपक्षय, अवांछित प्रकार के रोगग्रस्त पौधों या ऑफ टाइम के साथ प्राकृतिक क्रॉसिंग के कारण गिरावट शुरू हो जाती है, इसे फसली किस्मों का अपक्षय कहते हैं। क्या क्या कारण है। तो पहला आता है कि विकारात्मक भिन्नता, भौतिक भिन्नता, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक क्रॉसिंग, और इसके अलावा दे रखे हमारे मामूली बहाव, मामूली व आनुवांशिक विविधताएं, रोगों का प्रभाव किस समय पूर्व विमोचन, और आता है नर बंध्यता का टूटना, और आता है अनुचित विधि का प्रमाणीकरण। तो इसके जो प्रमुख दे रखे आगे बात करते हैं। तो आगे आता है हमारा नियंत्रण। क्या होता है नियंत्रण के अंदर आता है हमारा उच्च गुणवत्ता, ये तो आती है उच्च गुणवत्ता। एक आता है हमारे उन्नत किस्में, उसके बाद में आता है जैविक अजैविक प्रतिरोधी किस्में, अर्थात जेनेटिक एबायोटिक जो किस्म होते हैं उसका प्रतिरोधी किस्म आनी चाहिए। उसके बाद में आता है परिपक्व काल के अंदर परिवर्तन, अर्थात अजैविक सुरक्षा या गर्मी की बात में। अक्षय बात आता है आपके आता है बीज विपणन। कि बीज विपणन क्या है, अर्थात OECD क्या है। तो ये हमारी बीज विपणन की संस्था जो 1958 में स्थापित की गई थी। वेराइंटल सर्टिफिकेशन, क्या नाम हमारा वेराइंटल, ध्यान रखना क्या नाम हमारा वेराइंटल सर्टिफिकेशन। बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने में जो लगातार उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, कि जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज होते हैं उनको लगातार बढ़ावा देने के लिए 1958 के अंदर ये हमारी संस्था शुरुआत की गई थी। इसके बाद में बात करें इसके अधिकारियों के रूप में नियंत्रण आपके 61 भाग लेने वाले देशों में स्थापित करने वाली प्रक्रियाओं में एक सेट के अनुसार किया जाता है। आर्थिक उपयोग, विकास संगठन, और मैं बात करूं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बेहतर जीवन को बेहतर नीति बनाने के लिए काम करता है। ये हमारा लक्ष्य हमारी नीतियों को आकार देता है, जो कि समानता, अवसर एवं कल्याण को बढ़ावा देती है। तो ये थे हमारे पेपर सॉल्यूशन की क्लास। और मैं यदि आप किसी विद्यार्थियों को इस जो हमने पेपर सॉल्यूशन करा है इसकी यदि PDF चाहिए, कि मैं बात करूँ कि यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए या तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप हमारा जो मैं बात करूँ टेलीग्राम चैनल है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आपके एग्रो स्टार क्लासेज। उसको ज्वाइन कर लें, या आपको मैं एक मोबाइल नंबर बताता हूँ, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और मोबाइल नंबर हमारा 8169। तो आपके पास 2 तरीके, या तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके बेस्ट सबसे तरीका यही है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इसके अलावा जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के संबंधित है जो जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। और या आप PDF कॉन्टैक्ट करने के लिए आप इन नंबरों पर भी जो मैसेज कर सकते हो, आपको ये PDF जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।